नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। वोट चोर कुर्सी छोड़, देश में ये नारा जोर पकड़ा हुआ है। बिहार में एसआईआर से शुरू हुआ विवाद वोट चोरी तक पहुंच गया है और अब विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर हमलावर है। दरअसल ये एक गंभीर मुद्दा है क्योंकि इसमें सीधे सवाल चुनाव आयोग पर उठा और आयोग एक संवैधानिक संस्था है। एक संवैधानिक संस्था की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाना और उसके विरोध में सड़क पर उतरना छोटी सी बात नहीं है। यदि ये हंगामा और बढ़ा तो कोई बड़ा रूप भी ले सकता है, लेकिन चुनाव आयोग अपनी बात पर अड़ा है और विपक्ष अपनी बात पर। ऐसे में आने वाले समय में जनता के लिए ये क्या संदेश दे रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। इसी पर आज हम विस्तार से करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। Here is duplicate voter. There are 11,965 voters of this type. This is a gentleman called Gurkirat Singh Dang. Gurkirat Singh Dang appears once, twice, 3 times, 4 times in 4 different polling booths in the constituency. He is the same name, the same address, the same person, 4 different polling booths. And this is not just one person. This is thousands of people in one assembly. Second example, same voter voting in multiple polling booths in Karnataka in the assembly and also voting in Uttar Pradesh. Constitution को बचाने की लड़ाई है, one man one vote की लड़ाई है। कायर है, सरकार कायर है। वोटर वेरिफिकेशन और चुनाव में वोट चोरी के आरोप पर हंगामा जारी है। विपक्ष के 300 सांसदों ने सोमवार को संसद से चुनाव आयोग के ऑफिस तक मार्च निकाला। इस दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी सांसदों को हिरासत में लिया गया। पुलिस उन्हें संसद मार्ग पुलिस स्टेशन ले गई, जहां से 2 घंटे बाद रिहा किया गया। वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। क्या जेल की सलाखें राहुल गांधी को रोक पाएंगी? क्या जेल की सलाखें विपक्ष और देश को रोक पाएंगी? अब एक ही नारा है, बोल रहा है पूरा देश, वोट हमारा छू के देख। मोदी सरकार और ईसीआई का ये जो गठजोड़ है, ये पूरी तरह से लोगों ने खारिज कर दिया है। प्रदर्शन के दौरान टीएमसी सांसद मिताली बाग और महुआ मोइत्रा की तबीयत बिगड़ गई और वो बेहोश हो गईं। प्रदर्शन से पहले दोनों सदनों में इस मुद्दे पर भारी हंगामा हुआ और कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित कर दी गई थी, जो दोपहर 2 बजे दोबारा शुरू हुई। संसद के मकर द्वार से शुरू हुए मार्च के दौरान सांसदों के हाथों में वोट बचाओ के बैनर थे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने कहा था कि इंडिया ब्लॉक ने मार्च के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी है, इसलिए इलेक्शन कमीशन जाने से पहले ही मार्च को बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया। लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बैरिकेडिंग फांदकर आगे बढ़ने की कोशिश की। जब सांसदों को आगे नहीं जाने दिया गया तो वे जमीन पर बैठ गए। प्रियंका गांधी, डिम्पल यादव समेत कई सांसद वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे लगाते दिखे, जिसके बाद इन्हें हिरासत में लिया गया। चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। विपक्ष के सवालों से घिरे चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से वोट चोरी वाले बयान पर सबूत मांगे हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट के सवालों का जवाब देते हुए आयोग ने कहा कि किसी भी प्रकार की जानकारी साझा करने के लिए चुनाव आयोग बाध्य नहीं है। ऐसे में तकरार तेज होती जा रही है, जो एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है कि बढ़ती तकरार कहीं 1975 में लगे आपातकाल का इशारा तो नहीं है। आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर की थी, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और उनसे इस्तीफा देने का आग्रह किया जा रहा था। जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं ने उनकी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। वोट चोरी को लेकर इंडिया ब्लॉक ने एक बड़ा प्रदर्शन कर दबाव बनाने की कोशिश की है। पक्ष और विपक्ष इस मुद्दे पर एक दूसरे पर तीखा हमला बोल रहे हैं। नहीं, देखिए हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की हालत देखिए। 300 एमपीज इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहते हैं, हम आपको एक डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं। तो यही हालत है, क्योंकि डरते हैं। 300 एमपीज आ गए और वहाँ पे सच्चाई निकल आई और हमने उनको थोड़ा जो उनके काम की सच्चाई है दिखा दी। दैट इज व्हाई अब ये राजनीतिक लड़ाई से आगे निकल गई है। देश की जो आत्मा है, स्पिरिचुअल देश का जो आत्मा है, उसके लिए लड़ाई हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। 1 मैन 1 वोट
कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन। मल्टीपल मैन मल्टीपल वोट, वन मैन मल्टीपल वोट, सारा कुछ चल रहा है। इलेक्शन कमीशन जानता है कि वो उसका जो डेटा है वो फटेगा, जो उसको अभी वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, छुपाने की कोशिश कर रहा है, उसको हम निकाल देंगे, ठीक है, और वो फटेगा, वो जानता है। अगर कोई सरकार ऑफिस तक पहुंचने नहीं देती तो वो सरकार को क्या डर है मुझे मालूम नहीं है। अब 30 मेंबर किसको भेजना, क्योंकि इसमें अलायंस पार्टीज है सब, और हम चूज करना अच्छा नहीं रहता, तो हम चाहते थे कि एक हॉल में बिठाकर वो खुद आकर एक्सप्लेन कर सकते थे, हम भी कुछ बोलना है वो बोल देते थे। अफसोस की बात है कि चुनाव आयोग जो अभी चुनाव आयोग बन गया है उस खत का जवाब नहीं देती है और अभी कहती है कि सिर्फ 30 सांसद आ सकते हैं। हमारी मांग थी कि सारे विपक्ष के सांसद सामूहिक ढंग से उनको एक दस्तावेज पेश करें। अभी हमें यहीं रोका गया है, निर्वाचन सदन तक हमें चलने नहीं दी जा रही है। तो ये तो यही तो पार्लियामेंट के सामने, संसद के सामने संसद की हत्या हो रही है। Naturally, as long as there are doubts in the minds of people about the fairness of the elections, that is harming the credibility of the Election Commission. As long as those doubts are removed, then the Election Commission's credibility can be regained. So the Election Commission's own interest lies. हम पार्लियामेंट में वो सवाल उठाए क्योंकि उनका संविधान का दिया हुआ हक को छीना जा रहा है। ये कोई मेहरबानी या इनकी जायदाद का हिस्सा कुछ नहीं दे रहे हमें, तो इसीलिए हम सवाल कर रहे हैं। बुज़दिल, कायर, निकम्मा सरकार पुलिस के फौज को रख के हमें डरा रहे हैं। कोई उनको समझ में आने दो। जो लोकतंत्र के ऊपर और चुनावी लोकतंत्र के ऊपर सबसे बड़ा हमला हुआ है और सबसे बड़ा सच सामने आया है वोट चोरी का, उसको लेकर सांसदों का प्रदर्शन था। पहले ही चुनाव आयोग को सूचना दी जा चुकी थी कि सारे लोग मिलकर एक मेमोरेंडम देना चाहते हैं, लेकिन सांसदों को रास्ते में रोक लिया गया। चुनाव आयोग किस बात से भाग रहा है? जो उन्होंने लाखों वोट की चोरी करके भारतीय जनता पार्टी को जिताया है, मोदी सरकार को जिताया है, अलग अलग राज्यों में और देश में जिताया है, उसका सच तो पूरे देश के सामने आ गया है। ये देखिए, इसमें कुछ बोलने की जरूरत है? पूरा लिखा हुआ है, ऑथेंटिक है। देखिए आप लोग, चोरी बंद करो। चुनाव आयोग जागे और इस बात को एक्सेप्ट करें कि जिस तरह वोटों की डकैती लगातार हो रही है और जिस तरह सभी उपचुनावों में और चुनावों में भी देखने को मिला है कि ये वोट प्रतिशत जो बड़ा है, कुंदरकी विधानसभा का हम अभी ले रहे हैं कि जहाँ 77% बीजेपी वोट मिल रहा है, तो ये आखिरकार 77% बीजेपी वोट पहुंचा कैसे? ये अपने आप में दर्शाता है कि चुनाव आयोग आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन आप देखिए किस तरह से इतनी भारी संख्या में सांसद यहाँ हैं और उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया गया। उनको गिरफ्तार करके आप देख रहे हैं कि आप यहाँ लाया गया प्रशासन, दिल्ली पुलिस के द्वारा सरकार के दबाव में इस तरह का लाया गया। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आखिर इलेक्शन कमीशन किसके दबाव में काम कर रही है? वो सांसदों से मिलने से इतना डर क्यों रही है? वो मतलब खतरा क्यों रही है? इलेक्शन कमीशन में जाने के लिए समय खुद मांगा और इलेक्शन कमीशन ने ये इंडी गठबंधन को बोला कि हर पार्टी से 2-2 सदस्य को भेज दो। 30 सदस्य को बुलाया, फिर जाता नहीं है। वो उनके गठबंधन में, इंडी गठबंधन में वो तय नहीं कर पाया कि वो 30 लोग कौन कौन जाएंगे। तो 150 लोग क्या इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन, कमिश्नर का रूम में 150 लोग घुसेंगे क्या? ऑपोजिशन के भी कई एमपीज ने आकर के बताया कि वो मजबूर है, उनका नेता जबरदस्ती हंगामा करने देते हैं। हर दिन हंगामा करते रहेंगे तो फिर एमपी बना क्यों है? देश का समय और संसद का समय बर्बाद करने के लिए हम नहीं देंगे, इसलिए महत्वपूर्ण बिल हम पारित करेंगे। आज देश को स्पष्ट हो गया है कि पूरी बेबुनियाद बात लेकर, बेबुनियाद विषय को इन्होंने लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है, लेकिन देश की जनता समझदार है और देश की जनता इनको मुंह तोड़ जवाब फिर एक बार बिहार के चुनाव में देगी। बहरहाल अब ये लड़ाई संसद से सड़क तक आ गई है। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया था और चुनाव आयोग अपनी कार्यप्रणाली के सबूत देने के लिए खुद को बाध्य नहीं मानता। ऐसे में कैसे निकलेगा इसका हल और क्या होगा अगला पड़ाव, ये देखने वाली बात होगी।
चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो वोट चोरी की ये पूरी जो कहानी है वो राहुल गांधी की जुबानी है, और इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरीके से बातों को रखा है, जो चीजें उठाई हैं, जो सवाल उठाए हैं और जो सीधे सीधे आरोप इलेक्शन कमीशन पर गए हैं, ये बात तो है, देखिए अब बिल्कुल आग की तरह फैली है। ये एक बड़ा प्रदर्शन था और यदि ये नहीं रुकता है और ऐसे ही ये हंगामा बढ़ता गया तो बहुत बड़ा कोई बड़ा डिसीजन जैसा हमें आने वाले समय में दिखेगा। क्योंकि आरोप किस पे है, सवाल किस पे है? चुनाव आयोग पर, उनकी कार्यप्रणाली पर, वोटर वेरिफिकेशन से लेके ये मामला वोट चोरी तक आ गया। लगातार इस पर हंगामा हो रहा है, कई सवाल किए जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन से, वो जवाब प्रॉपर नहीं आते। ऊपर से कर्नाटक के एक मैटर को लेके खुद इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी से बोला अब आप सबूत दे दीजिए। तो ये जो चीजें आती हैं, अच्छा पूरा मामला देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, हमें पता है, वहां से भी जवाब मांगा गया था, इलेक्शन कमीशन थे, तो आज उस पर भी एक बात आ गई निकल के कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम बाध्य नहीं है कि हम कोई भी चीजें आपको बताएं या हमें उसके कोई सबूत देने पड़े। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? यदि बता भी नहीं सकते हैं, संवैधानिक संस्था भी हैं, तो वो जो विश्वास है वो कैसे कायम होगा? आंख बंद करके नहीं बैठ सकते, और यदि कर लिया जाए तो फिर ये जो चीजें निकल कर आ रही हैं ये कहां से आ रही हैं, कौन है इनके पीछे? सीधे चर्चा पर चलते हैं, मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अमित तिवारी। अमित जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे मीडिया पैनलिस्ट हैं सिद्धार्थ तंवर। सिद्धार्थ जी आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे रविंद्र प्रताप सिंह। रविंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। टीएमसी का पक्ष रखेंगे एहतेशाम उल हक। एहतेशाम जी आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित। इंदुकांत जी आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अमित जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी राखी जी बुलंद आ रही है। अमित जी इसका एक समाधान बताइए ना, क्या है? मतलब आप समझ रहे हैं, समाधान मैं आप ही से पूछ सकती हूँ, सरकार से पूछ सकती हूँ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पर सवाल है। आप भी बात कर सकते हैं, डिसीजन आपको भी पता है कैसे आए हैं। विपक्ष का प्रदर्शन हो रहा है, कई सारे लोग सत्ता पक्ष से ये भी कह रहे हैं कि सब एक नौटंकी है और इस तरह की चीजें विपक्ष करता आया है। लेकिन जो बातें आ रही हैं, ये वोटर वेरिफिकेशन से मामला जो वोट चोरी तक आ गया, ये एक अच्छा मैसेज नहीं दे रहा हमारे देश में। बिल्कुल राखी जी, सर्वप्रथम तो धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और समय देने के लिए। देखिए, जो भी प्रक्रिया आप आज देख रही होंगी पूरी दिन भर से हो रही है, या इस वोटर लिस्ट की गड़बड़ी को लेकर जो भी चल रहा है और बोला जा रहा है वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है, बहुत ही शर्मनाक है। ये परिवार तंत्र को लोकतंत्र पर थोपने की साजिश की जा रही है, इस चीज को हमें ध्यान रखना होगा। दूसरी बात, राहुल गांधी बार बार जनता के बीच जाते हैं और जनता पर उनका विश्वास जनता को उन पर विश्वास नहीं होता है, तो वो लोकतंत्र पर अविश्वास पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं और एक देश में एक एनार्की जैसी सिचुएशन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, तीसरी बार इलेक्शन में हारा हुआ जनरल जो आज एलओपी बना हुआ है, उससे इससे ज्यादा की उम्मीद की भी नहीं जा सकती। तो जो पार्टी जो इंडी गठबंधन अपने बीच में 30 लोगों को नहीं चुन सकता है, वो दावा करता है देश का भविष्य तय करने का और देश के बारे में निर्णय लेने का। तो ये वही बात है कि चोर जो है वो शोर मचा रहा है ताकि उसकी चोरी पकड़ी ना जाए, और उसकी चोरी आज ही पकड़ी गई। राखी जी, किस तरीके से कर्नाटक में तो कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटक के इनके कॉर्पोरेशन मिनिस्टर के एन राजन्ना उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है, ये कहते हुए कि जो वोटर रोल इनके कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान ही बना था, और जब ये बन रहा था तब तो इस पर किसी ने प्रश्न नहीं खड़े किए। तो उन्होंने इस चीज को केंद्रीय नेतृत्व के सामने उठाया, वहां पे डीके शिव कुमार और जो चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया, उनके सामने उठाया। सिद्धारमैया के तो बहुत ही करीबी माने जाते हैं, बहुत बड़े वाल्मीकि नेता हैं, वाल्मीकि समाज के नेता हैं। तो उन्होंने केएन राजन्ना ने आज ये कहते हुए रेजिग्नेशन दे दिया है। तो इसी से पता चल रहा है कि किस तरीके की वोटों की धांधली या वोटों की चोरी कांग्रेस पार्टी आज तक करती आई थी। आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूं मैं। मध्य प्रदेश का इलेक्शन 18, कांग्रेस का वोट प्रतिशत था 40.9%, बीजेपी का था 41%।
14 ऐसी सीटें थी जहां पर जीतने का जो मार्जिन है वो 2000 उससे कम था। उनमें से उन 14 सीटों में से 10 पर कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल करी और 2018 में कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बनती है। इनको ये बताना चाहिए आज कांग्रेस पार्टी को कि क्या उन्होंने वहां पर वोट चोरी किया था और इसलिए वो जीते थे। दूसरा एक आंकड़ा आपको देना चाहता हूं, तेलंगाना 32 लाख वोट काटे गए और वहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है। क्या कांग्रेस पार्टी ने वहां पर वोट चोरी करके जीता था? तीसरी बात, बिहार लोकसभा इलेक्शन 16 लाख वोट वहां पर काटे गए और कांग्रेस और आरजेडी की गठबंधन में लड़ रही थी, उनकी सीटें बढ़ जाती हैं। तो उनको बताना चाहिए कि क्या वहां पर वोट चोरी किया था कांग्रेस पार्टी ने। और आते हैं हम कर्नाटका पे, जिसका बहुत जोर शोर से आजकल चल रहा है। कर्नाटका में जिन लोगों की, आप तो एक देखिए, एक तो निजता का भी सवाल है कि वोटर इलेक्शन कमीशन ने आपको डेटा दिया और उस डेटा को आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पब्लिकली दे दिया। उनके लोगों को नाम आपने बता दिए, उनके पते बता दिए, उनका उम्र, उनकी जितनी भी डिटेल थी सब आपने वनरेबल कर दिया। तो इससे एक सवाल खड़ा होता है और मीडिया ने तो उनको खोज भी निकाला, जो आदेश श्रीवास्तव और कुसुम रानी जो थी, उनको तो मीडिया ने खोज निकाला और उन्होंने सत्यापित किया कि हमने एक ही बार वोट दिया है। तो राहुल गांधी का जो एटम बम है, जिस तरीके से पाकिस्तान का एटम बम फुस हो गया, उससे उसी तरीके से राहुल गांधी का भी एटम बम फुस होता दिख रहा है। और इसी की खलबलाहट है और इसी की बौखलाहट है जिसके कारण आज ये मार्च वार्च निकालकर एक शो बनाने का प्रयास किया गया। वरना आप देखिए जिस तरीके से वोटर लिस्ट की गड़बड़ी की बात की जा रही है, मैं आपको एक और आंकड़ा देता हूं। 2010 में 10 मई 2023 को कर्नाटक का इलेक्शन होता है। 13 मई को कर्नाटक विधानसभा का रिजल्ट आता है। उसमें वोटर रोल में 11.71 लाख नए वोट होते हैं और वहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है। तो क्या कर्नाटका में भी वोट चोरी हुआ था? विधानसभा, ये तो विधानसभा की बात हुई। लोकसभा में 2024 में नेट जो एडिशन था वोटर रोल में, वो 4.08% का 08 लाख वोटर्स का था और वहां पर कांग्रेस पार्टी, जिसको 2019 में एक सीट मिलती है, वो 8 गुना बढ़कर वहां पर 9 गुना बढ़ जाती है और वहां पे 9 सीटें लेकर आती है। तो क्या वहां पर वोट चोरी करने का काम किया गया था? क्योंकि एक साल पहले ही उसी वोटर रोल पे इलेक्शन हुआ था। एक साल पहले ही 11 लाख वोट जुड़े और एक साल बाद फिर से 4 लाख वोट जुड़े नेट। तो ये सारे मामले हैं। अगर आप इनको डिस्कस करने जाएंगी, इन पर विस्तार में चर्चा करने जाएंगी, तो वो सारी परतें जो हैं कांग्रेस पार्टी की वो खुलती जाएंगी और उनको समझ में आएगा, आईना दिखाई देने लगेगा कि गड़बड़ी कहां पर है। गड़बड़ी इनके साथ है क्योंकि ये परिवार तंत्र को लोकतंत्र पर एक तरीके से थोपने की साजिश की जा रही है। ठीक है अमित जी, वापस आऊंगी। जवाब भी मुझे लगता है कांग्रेस बहुत बेहतर देगी। सिद्धार्थ जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी सिद्धार्थ जी, दो बातें हैं। देखिए, एक होता है आरोप लगा देना, दूसरा होता है सबूतों के साथ चीजों को रखना, तथ्यों के साथ चीजों को रखना। राहुल गांधी जो कुछ भी कह रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि वो झूठ बोल रहे हैं या विपक्ष जो है वो नौटंकी कर रहा है। कोई बात है, कुछ तो है, कुछ चीजें आई हैं, लगातार पब्लिक डोमेन में है, जिसके बाद ये मामला उठा है और चुनाव आयोग पर सवाल आए हैं। लेकिन अमित जी जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, क्या उन्हें हम झूठा कह देंगे? कुल मिलाकर हमें इसकी एक, कहते हैं ना कि इसको प्रमाणित करना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो ये लोकतंत्र की बात है। आने वाले समय में या अभी से ही देख लीजिए, यदि हमारे यहाँ की चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठ रहा है, मतलब ये कितना बड़ा खतरा है हमारे लोकतंत्र के लिए। हमें तो उस पर चिंतन की जरूरत है। मैं अपनी शुरुआत इस तस्वीर के साथ करना चाहता हूं। इस तस्वीर को तो मुझे लगता है अमित जी भी पहचानते होंगे और जो और पैनलिस्ट मेरे साथ हैं और आप भी एंकर जो हैं आप भी पहचानती होंगी। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि किस तरीके से ये आदमी कैमरे की तरफ देख रहा है और ये कलम में क्या चला रहा था ये सबको मालूम है। सिद्धार्थ जी एक सेकंड, मैं मेरी टीम से कहूंगी इस फोटो को थोड़ा जूम करके यदि पॉसिबल है तो दिखाएं, क्योंकि मैं नहीं देख पा रही हूँ, थोड़ा सा क्रॉस हो रहा था। सिद्धार्थ जी जो फोटो हमें मोबाइल पे दिखा रहे हैं, प्लीज उसको थोड़ा सा फुल स्क्रीन पर। हाँ, इस तस्वीर को तो सब पहचानते होंगे, अमित जी भी पहचानते होंगे और तमाम जो पैनलिस्ट यहाँ पर आए हैं अलग अलग पार्टियों से वो भी पहचानते होंगे। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि ये व्यक्ति अपना काम कैमरे की नजरों के सामने करके चला गया और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इवन फटकार तक इस व्यक्ति को लगी थी और इसके साथ क्या
हुआ, इसने क्या सजा भुगती, क्या हुआ, कुछ किसी को नहीं मालूम। अब आ जाते हैं राहुल गांधी जी की बात पर और अमित जी की बात पर। राहुल गांधी जी ने समूचे विपक्ष की आज आवाज उठाई है। उससे पहले राहुल गांधी जी आज मार्च करने से पहले 3 दिन पहले वो प्रेजेंटेशन के साथ, पूरे तथ्यों के साथ, पूरे सबूतों के साथ, वो जो है स्लाइड के माध्यम से पूरा डेटा जिस पर कांग्रेस पार्टी ने 6 महीने काम किया है, वो डेटा सार्वजनिक किया है और पूरे पुख्ता तथ्यों के साथ किया है। फिर ये लोग चुनाव आयोग, जब सवाल चुनाव आयोग से पूछा जा रहा है और इसमें खलबली जो मच रही है वो भारतीय जनता पार्टी में मच रही है और भाजपा के नेताओं में मच रही है। चुनाव आयोग को कहां से ऑपरेट किया जा रहा है इसके लिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये जो आज इस देश में आवाज उठी है, इसकी जो पहली कड़ी थी वो मैं बताता हूं कब से शुरू हुई थी। जब चुनाव आयुक्त का जो है फैसला होता है कि कैसे चुनाव आयुक्त को चुना जाएगा, उसमें फेरबदल किया गया, उसमें जस्टिस को हटा करके एक कैबिनेट के मंत्री को उसमें शामिल किया गया और 2-1 के बहुमत से उसको पास करके जो है चुनाव आयुक्त का जो है चयन हुआ। दूसरी चीज, जब कहा गया कि आपको डेटा सार्वजनिक करना होगा, फोटो वीडियो जो भी तथ्य हैं, फिर उस पर रोक लग जाती है, आनंद फानंद नोटिफिकेशन आ जाता है कि 45 दिन तक ही हम डेटा रखेंगे, जिसको लेना है ले सकता है और उसके बाद डेटा बिल्कुल गायब हो जाएगा। अब जब राहुल जी ने प्रेजेंटेशन और सबूतों के साथ साक्ष्य रखे हैं, इस पर भी सवाल उठाया जा रहा है। आज कहा गया है कि 30 सांसदों को बुलाया गया था। अरे विपक्ष की आवाज है, 100 सांसद तो अकेले कांग्रेस पार्टी के हैं और तमाम अन्य पार्टी हैं। क्या एक मंत्री का मैं बयान सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि कमरा जो है इतना बड़ा नहीं है कि वहां पर जाकर के इतने सांसद पहुंच जाएंगे। अरे संसद भवन में जो है पुराना सेंट्रल हॉल है, वहां पर आकर के चुनाव आयुक्त जनता के सामने नहीं तो विपक्ष के जो नेता हैं उनके सामने आके प्रेजेंटेशन दे दे। एफिडेविट की बात कही गई कि राहुल गांधी जी को एफिडेविट देना चाहिए। चुनाव आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था है। राहुल गांधी जी सांसद और नेता विपक्ष जो बने हैं, संविधान की शपथ लोकसभा में लेकर के बने हैं, कोई ऐसे ही नहीं बन गए हैं। चुनाव आयुक्त भी जो है एक ऑटोनोमस बॉडी है। वो देश की सैलरी से चुनाव में जितने लोग लगते हैं, देश के जनता के टैक्स के पैसे से वो लोग काम करते हैं। वो लोग क्यों नहीं एफिडेविट दे देते कि राहुल गांधी जी ने जो साक्ष्य दिए हैं वो गलत हैं। एक एक व्यक्ति के 4-4, 5-5 वोटर कार्ड मिल रहे हैं। एक मकान के अंदर जो एक कमरे का मकान है उसमें 80 वोट मिल रहे हैं। ये सवाल कांग्रेस, बीजेपी या किसी पार्टी का नहीं है, ये सवाल इस देश की आत्मा का है। ये सवाल जो आज उठ रहे हैं, देश की आत्मा पर सीधी चोट हो रही है। सवालों के जवाब तो चुनाव आयोग को देने पड़ेंगे। देश की जनता का जो है इस चुनाव प्रक्रिया से विश्वास उठ गया है। एफिडेविट दिलवा दीजिए ना चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग क्यों हिचक रहा है? जिस व्यक्ति के 3-3, 4-4 वोटर कार्ड मिल रहे हैं और उससे एफिडेविट दिलवा दीजिए कि मैंने एक जगह वोट दिया है, और फिर सारा डेटा चुनाव आयोग के पास है। वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगता है, जब आदमी वोट डालने जाता है रजिस्टर में साइन करता है, मिलान करवा दीजिए। एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक एक व्यक्ति के 4-4 पोलिंग बूथ पर वोट बने हुए हैं। इतने सबूत हैं, उनकी जांच करने के बजाय कांग्रेस पार्टी ने डेटा मांगा था। डेटा देने की बजाय जो है जवाब देना चाहूंगा दिए गए। हमने रीडेबल, कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट के अंदर डेटा मांगा था, वो तो हमें दिया नहीं गया। और आज ये कह रहे हैं कि कांग्रेस नौटंकी कर रही है। हमें कहा गया 30 सांसद आज मिलने चले जाएं। कांग्रेस पार्टी के तमाम सांसद, विपक्ष के सांसद, ये हमारी आवाज नहीं है, पूरे देश की आवाज है। इसका नेतृत्व कांग्रेस पार्टी कर रही है, राहुल गांधी जी कर रहे हैं, और फिर जाने से रोक दिया गया, बैरिकेड कर दी गई। चलिए, ये ऐसा विषय है, सब लोगों की प्रतिक्रिया जो है और आरोप भी विपक्ष पे लगाए जाएंगे। बहुत जल्दी से एक बार सबकी प्रतिक्रिया आ जाए, उसके बाद इस चर्चा को मैं जारी रखूंगी। अमित जी बस एक मिनट रुकिएगा, बहुत जल्दी से मैं इस पर आंसर सबके लूं। रविंद्र जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? रविंद्र जी, वोट चोर कुर्सी छोड़, आज ये बड़ा जोर शोर से नारा लग रहा था प्रियंका गांधी का और डिम्पल यादव का। अब कुर्सी किसको छोड़नी है, इलेक्शन कमीशन को या कोई और? मतलब थोड़ा ये भी क्लियर हो जाए, क्योंकि यहाँ सवाल इलेक्शन कमीशन पर है,
सत्ता पक्ष पर भी आरोप जा रहे हैं और ये कहा जाता है कि मिलकर काम करते, चुनाव आयोग उनके कहने पे काम करता है। राहुल गांधी पर सवाल वहां से इसलिए उठ रहे हैं कि वो गलत चीजों को रख रहे हैं। अब ये भी बात उठती है गलत रख रहे हैं तो आप एफिडेविट दे दीजिए। कुल मिलाकर ओवरऑल सिनेरियो देखें तो राजनीति से इतर ये एक संवैधानिक संस्था पर बहुत बड़ा धब्बा जैसा है ये आरोप, और हमारे लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि सीधे सीधे इलेक्शन प्रोसेस पर सवाल मतलब क्या, सब कुछ तो यहीं से तय हो रहा है। तो कुर्सी किसको छोड़नी है? रविंद्र जी, आपकी आवाज नहीं, म्यूट किया आपने। कुर्सी छोड़ने की जहां तक बात है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही छोड़ना पड़ेगा और जनता उस मामले में लगी हुई है। केवल निर्वाचन आयोग की मदद से सरकार में बनी हुई है। अब इसकी तैयारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी समय कर लिया था जब उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चुनने की प्रक्रिया को बदला था और पूरा अपने नियंत्रण में ले लिया था। वहीं से शुरू कर दिया था कि उनको मालूम है कि ये लोग केवल किसके लिए काम करेंगे, सेठों के लिए काम करेंगे, उन्माद के लिए काम करेंगे, झूठ बोलेंगे। तो इसलिए इन्होंने इलेक्शन कमीशन को अपने नियंत्रण में लिया। अब हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र तमाम राज्यों की बातें कर रहे थे, तो राज्य भूल गए वो, महाराष्ट्र और हरियाणा, उसका जिक्र नहीं किया इन्होंने। तो इन राज्यों में इलेक्शन कमीशन जो होता है तो इलेक्शन कमीशन केंद्र सरकार के कहने पे ही काम करता है, राज्य सरकार कुछ भी नहीं कर सकती है। उनको ये बता देना था कि जिस समय ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं उस समय इलेक्शन कमीशन के नियंत्रण में वहां की ब्यूरोक्रेसी थी, तो जो कर दिया उन्होंने। अब आते हैं कि ऐसा कर क्यों रहे नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी ने अगर एक भी ऐसा काम किया हो जो राष्ट्रहित में हो, जिससे आम आदमी को, यहां तक कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं इनको कोई लाभ मिला हो, और रही इसके लिए उन्होंने संस्थाओं को, चाहे उपराष्ट्रपति पद की संस्था हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट की संस्था हो, चाहे चुनाव आयोग की संस्था हो, चाहे निकाय की संस्था हो, कुछ को बख्शा नहीं है उन्होंने, किसी भी संस्था को इन्होंने बख्शा नहीं है। अब इन्होंने एक नया सौगफा लेके आए, SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, बिहार में 65 लाख मतदाताओं का नाम काट दिया। तो अगर हम, हमारे सांसद जो माननीय भी हैं, अगर आपसे मांग रहे हैं कि उन 65 लाख लोगों का हमें सूची दे दीजिए, सांसदों का जवाब देने के लिए तो कोई भी बात है। और जब कहते हैं हम आपसे आके मिलेंगे तो सांसद, विशेषाधिकार सांसदों पे चुनाव आयोग को यह अधिकार नहीं है कि वो अपने विचार थोप सके। ये केवल चुनाव आयोग ऐसी दृढ़ता इसलिए कर रहा है कि वह नरेंद्र मोदी जी के कंट्रोल और नियंत्रण में ऐसे कर ही नहीं सकता है, क्योंकि विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव में उसको बुलाया जा सकता है संसद में, तो वहां जवाब देते नहीं बनेगा। अब ये कर चुके हैं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी वाले, 12-13 पुलिस वालों को न्यायालय बना के सजा दिया था विशेषाधिकार हनन के तहत। अब बात आती है कि आज जो कुछ भी हुआ वह बहुत शर्मनाक है, और आप कह रही थी कि लोकतंत्र के लिए घातक है। वास्तव में लोकतंत्र का गला आज घोट दिया। इससे पहले प्रक्रिया इन्होंने किया था, हमारे लगभग 100-150 सांसदों को इन्होंने संसद से बाहर कर दिया। वह शुरुआत थी, आज उसका पूर्णाहुति कर दिया इन लोगों ने कि हमारे सांसदों को गिरफ्तार कर लिया, जो लोकतंत्र बहाली के लिए मांग करने जा रहे थे उनको गिरफ्तार किया गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब बैरिकेडिंग पार करके उस तरफ जाते हैं और लोकतंत्र की मांग करते हैं तो उनको पकड़ के गिरफ्तार कर लिया जाता है। बाकी धीरे धीरे करके सारे सांसदों को गिरफ्तार किया जाता है। पूरे दुनिया की डेमोक्रेसी में ऐसा कहीं नहीं हुआ, केवल उन्हीं देशों में हुआ है जहां तानाशाही हो रही हो, चाहे कोरिया हो चाहे चीन हो। तो इस तरीके का जो भी बर्ताव किया है, आज लोकतंत्र का गला घोट दिया। और मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के जो चुनाव के या षड्यंत्र में ये आखिरी कील साबित होगा। और मुझे लगता है कि पहले से ही भारत की डेमोक्रेसी बदनाम कर दिया है मोदी जी ने पूरे विश्व में। आज जो कुछ भी उन्होंने किया है, हमारी डेमोक्रेसी और बदनाम होगी। डेमोक्रेसी रेटिंग इंडेक्स जो है वो बहुत ही कमजोर है हमारा विश्व में। आज उसमें एक और बढ़ोतरी नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया, ये इजाफा किया है। हमारी मांग है, ये मांगते हैं राहुल गांधी जी से एफिडेविट। हमने 18,000 वोटों का काटने पर एफिडेविट दिया था उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग को। क्या कार्रवाई किया चुनाव आयोग ने? एफिडेविट नया मांग रहा है। कार्रवाई क्या किया इन्होंने बता दें, क्या उसका संज्ञान लिया
क्या उस पर लिखित पत्र का उत्तर दिया? प्रतिनिधि मंडल से मिलने से इनकार कर दिया? ऐसे कैसे हिम्मत हो सकती है चुनाव आयोग की? तो ये उस 18,000 ही वोट जो इन्होंने डकैती किया उत्तर प्रदेश में, एक ही जगह, एक ही सीट पे, कुंदरकी में, तो अगर उस पे ही जवाब दे दे चुनाव आयोग, तब तो कहीं से समझ में आती है कि उसके पास नैतिकता है। नहीं तो समझ में आता है एजेंट है और पूरी तरीके से वही कार्य एक्टिविटी कर रहा है जो हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। ठीक है। और इसका संज्ञान, बस अंतिम, इसका संज्ञान माननीय उच्चतम न्यायालय को स्वतः लेना चाहिए, क्योंकि सवाल डेमोक्रेसी का है और डेमोक्रेसी से हमारे संविधान के साथ जुड़ा हुआ है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय को इस जो आज घटना घटित हुई है इसका स्वतः संज्ञान लेके और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। धन्यवाद। ठीक है, एहतेशाम जी मेरी आवाज पहुंच रही है? जी मेरी आवाज जा रही है? हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है। एहतेशाम जी, इसका समाधान क्या है भाई? अब यहाँ जिस तरीके से सब अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, और एक बात और इसी चीज को बढ़ा रही हूँ, कह रहे हैं फिर से सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले में संज्ञान लेना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। देखिए, हम बार बार मैं एक ही बात पर जोर दे रही हूँ, इलेक्शन कमीशन एक ऐसी संस्था है जिस पर सवाल उठाना और हमारी पूरी इलेक्शन की जो प्रक्रिया है उसके सर्वोसरी जिसको कहा जाता है ना, हर चीज की जिम्मेदारी जिसके ऊपर है, तो उस पर आरोप ही लगा देना और उसको कटघरे तक में ले आना, इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। क्या ये इतना आसान कोई टास्क है? देखिए, सबसे पहले राखी, आज का जो विषय है बहुत सही विषय पर आप लोग मतलब डिबेट किया जा रहे हैं, हमारे तमाम पैनलिस्ट बैठे हुए हैं। आज देखिए, आज वाकई में ये देखने को मिला है कि लोकतंत्र के सामने में, संसद के सामने में संविधान की हत्या किया जा रहा है। ये हम तमाम भारतीय 140 करोड़ लोगों ने देखा, क्योंकि मैं कहूंगा कि ये 17 से 18 लाख जनता एक सांसद को नियुक्त करते हैं, चुनते हैं, तब जाकर के वो पार्लियामेंट में शपथ लेते हैं। अब ये सांसद हैं, जनता के प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस मतलब अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ कि बैरिकेड लगा कर करके इन लोगों को रोक दिया गया, हमारे तमाम सांसदों को, अपोजिशन के। ये तो कोई समझिए कि रास्ते के लोग नहीं है, ये एमपी है, चुने गए हुए हैं। तो इनको किस बात की जो घबराहट है, हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन को क्यों ये न्यूट्रल होना चाहिए। वो कहीं ना कहीं लगता है कि किसी एक पार्टी का हो करके काम कर रहे हैं। जैसे कि अभी हमारे एक बीजेपी के नेता कह रहे थे कि 30 लोगों को बुलाया गया। अरे भाई, 30 लोगों को क्यों? हमारे 150-200 सांसद अगर जा रहे थे, तो जैसा कि हमारे मित्र अभी कह रहे थे कांग्रेस के कि उतनी बड़ी सदन है, तो वहां बुला करके आप अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए। हमें लगता है दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काला है। इलेक्शन कमीशन किसी न किसी तरह से समझ लिए ये बीजेपी के लिए काम कर रही है। उसके जीता जागता सबूत अभी हमारे राहुल जी ने दिखाया कि 25 सीट जो बिलो 35,000 वोट से जो अभी जो 25 सीट जो सांसद जीते हैं 2024 में, ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं ये मैनिपुलेट है और ये एक सेटिंग के द्वारा, नहीं तो ये 25 सीट 35,000 36,000 भी हो सकती थी, 40,000 भी हो सकती थी, 50,000 भी हो सकती थी, 5 लाख भी हो सकती है। लेकिन ये एक ऐसा फिगर 35,000 से नीचे ही क्यों? ये सवालिया निशान इलेक्शन कमीशन के ऊपर में ये प्रश्न चिन्ह है और इसका समझ लिए ये सबूत है। हम समझते हैं कि कहीं न कहीं इलेक्शन कमीशन जो है विपक्षी पार्टियों के साथ में ये कहीं न कहीं नाइंसाफी कर रही है। और इस तरह की जो चोरी भारतीय जनता पार्टी, हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का असलियत जो है तमाम 140 करोड़ जनता के बीच में आ गए हैं। ये जुमलाबाज पार्टी है, ये अपने तमाम लोगों को, ये समझ लिए देश के लोगों को बेवकूफ बनाने के काम कर रहे हैं। और जितने भी एजेंसी है, जितनी भी सरकारी एजेंसी है, इसका बेजाय इस्तेमाल हो रहा है। राखी जी, मैं कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट को सही मानों में हस्तक्षेप करना चाहिए, इसलिए कि देश की जो परिस्थिति है ये बहुत ही समझ लिए नाजुक परिस्थिति से गुजर रहा है। आज देखिए, इतनी बड़ी हमारे सांसद द्वारा प्रोटेस्ट किए, इनको क्या किए इन लोग?
इनको अरेस्ट कर लिया। वो सांसद है भाई, इनको क्यों आप अरेस्ट किए? इस तरह का ये कहीं न कहीं ये समझ लिए हत्या है, ये समझ लिए हत्या है, ये लोकतंत्र की हत्या। मैं इसकी कड़ी निंदा मुयम्मत करता हूं। हमारे 2 सांसद चोटिल हुए हैं, हमारी आरामबाग की एमपी और महुआ मित्रा 2 महिला नेत्री एमपी जो है चोटिल हुए हैं। ये कितनी बड़ी दुख की बात है, ये शर्म की बात है। हम लोगों को शर्मिंदगी होनी चाहिए कि इस तरह का जो सरकार में बैठे हुए अपोजिशन के नेताओं के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार, इसकी मैं कड़ी निंदा और मजम्मत करता हूं। ठीक है एहतेशाम जी। इंदुकान दीक्षित जी, 2-3 बातें हैं। इलेक्शन कमीशन पर जो लगातार एसआईआर जब से आया तब से ये चीजें चलते 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 आज वोट चोरी तक आ गई। लगातार हर दिन एक चीज ऐसी निकल कर आ रही है जिस पर अब पूरे के पूरे आरोप जो है इलेक्शन कमीशन पर आ गए। मैं बार बार इस चीज पर जोर इसलिए दे रही हूं क्योंकि इलेक्शन कमीशन पर आरोप पहली बार नहीं लगता, लगातार विपक्ष सवाल उठाता आ रहा है, लेकिन इस मामले में बहुत सी चीजें आ गई हैं। एक तो सबसे बड़ा मामला यहां भी है कि चलिए ठीक है, इलेक्शन कमीशन कह रहा है हम किसी चीज के लिए बाध्य नहीं है, हम नहीं देते चीजों को, और यदि आपने जो चीजें दी भी उस पर आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को पब्लिक डोमेन में नहीं लाना था। पब्लिक डोमेन में यदि वो लेकर भी आ गए, नहीं भी आते, तो भाई सच और झूठ का पर्दाफाश कैसे होगा? सबसे बड़ा एक पॉइंट है कि क्या इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को भी अपनी चीजें नहीं बता सकता? ये भी एक अपने आप में सवाल है। यदि आप उनको भी नहीं बताएंगे, आप विपक्ष को भी नहीं बताएंगे, आप किसी को भी नहीं बताएंगे, तो बताएंगे किसको? यदि आरोप आया, कोई बात आई, तो उस चीज का क्लैरिफिकेशन तो देना पड़ेगा, नहीं तो पब्लिक डोमेन में चीजें अच्छी नहीं जा रही। और सबसे खराब चीज जो हो रही है वो सीधे सीधे वाकई हमारे इलेक्शन प्रोसेस पर आ रहा है, जो अच्छा नहीं है। जी नमस्कार राकेश जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है जी। जितने भी को पैनलिस्ट उनको भी नमस्कार। मेरे 2-3 फंडामेंटल सवाल हैं। एक तो देखिए, ये पूरा मुद्दा के पीछे क्या बड़ी बातें हैं। पूरा मुद्दा जैसे आपने सभी से पूछा मोस्टली कि इसका सोल्यूशन क्या है। 2 ही बड़े तरीके हैं जिससे इसका सोल्यूशन हो सकता है और बड़ी आसानी से हो सकता है। एक है कि माननीय राहुल गांधी जी ने ये आरोप लगाए और कहा कि ये हमारे डेटा बिल्कुल सच है और ठीक है, दुरुस्त है, और इसके आधार पर इलेक्शन कमीशन को अपनी सफाई देनी चाहिए, अदरवाइज इलेक्शन कमीशन को अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि ये मेरे डेटा में कोई साँच को आँच नहीं है, बिल्कुल कमी नहीं। अब अगर राहुल गांधी जी को मान लीजिए गलत ही सही एक डिमांड, मतलब अनरिक्वायर्ड डिमांड कर दिया इलेक्शन कमीशन ने कि आप एफिडेविट के साथ ये दे दीजिए, क्या ही चाहिए भाई आपको, क्या ही चक है? इतने बड़े मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा करने से देश का पूरी दुनिया में किस तरह से बदनाम, पूरे जैसा आपने सवाल उठाया, पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था पे सवाल उठ रहा है। एक एफिडेविट अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं तो इससे पूरे मसले का सोल्यूशन हो जाता है। आप देने को तैयार नहीं है, क्या कारण है इसके पीछे? किसी ने जवाब दिया आपके सवाल का? नहीं दिया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि जब आपने सजेस्ट किया कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है इलेक्शंस में साफगोई रखना, अगर राहुल गांधी जी ने पब्लिक में आकर कर एक इतना बड़ा आरोप वोट चोरी का, वोट चोरी करवाने का, और किस तरह के आरोप देख रहे स्लोगन में लग रहा था, तो इस तरह से सीधे एक संवैधानिक संस्था पे, कल को सुप्रीम कोर्ट पे आप कर सकते हैं। चुनाव आयोग पे इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। चुनाव आयोग को आगे आकर के बजाय इसके कि आप एफिडेविट दीजिए नहीं दीजिए इस टेक्निकलिटीज में जाने के, अगर वो जांच करके अगर चुनाव आयोग कॉन्फिडेंट है, ठीक उसी का रेसिप्रोकल जो राहुल गांधी का हमने कहा कि ये गलत आरोप है और बिल्कुल इसमें कोई तथ्य नहीं, तो जांच करवा के सारा डेटा चुनाव आयोग के पास, जांच करवा के दूध का दूध पानी का पानी कर देना चाहिए और आरोप लगाने वालों को एक्सपोज कर देना चाहिए। अब अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो दाल में कुछ काला है, ऐसी आशंका नहीं भी होगी तो विपक्ष इसमें जगह ढूंढेगा, ये इसमें तो कोई संदेह नहीं है। लेकिन मैं 1-2 बातें कहना चाहता हूँ। कांग्रेस के हमारे साथी सिद्धार्थ जी कह रहे थे कि ये सब की गड़बड़ी कहां से शुरू, जब चुनाव आयोग की जो सिलेक्शन कमेटी थी उससे चीफ जस्टिस को हटा दिया गया। मैं सिद्धार्थ जी से और राजीव जी से पूछना, रविंद्र जी से पूछना चाहता हूं कि देश में चुनाव आयोग के सिलेक्शन के लिए, सदस्यों के सिलेक्शन के लिए कौन सा ऐसा पीरियड था, कब ऐसा था 1952 से जब पहला चुनाव हुआ, जब चुनाव आयुक्तों के सिलेक्शन की टीम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे? हमें एक भी डेट बता दें, मेरी जानकारी में कभी नहीं रहा है। और राकेश जी आप अपनी जानकारी के लिए देखिए, अपने दर्शकों के लिए, कि जब 1952 में चुनाव हुए और जो चुनाव आयुक्त था 1957 में, 1962 में, जितने भी चुनाव हुए
सेशन के आने के बाद पहले उनमें से किसी भी चुनाव आयुक्त का नाम सिवाय जीके के लिए अगर पहला आदमी याद रखता है, किसी भी चुनाव आयुक्त का नाम पता है किसी को? नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि उसे एक आईएएस अधिकारी, एक सेक्रेटरी की तरह अपॉइंट ट्रांसफर किया जाता था। कभी किसी ने सवाल उठाया? क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर बहुमत हुआ करता था कांग्रेस का कि चीजें चल रही थी। पहली बार टीएन शेषन को भी कांग्रेस ने अपॉइंट किया। अब जब टीएन शेषन ने सफाई का अभियान शुरू किया, जिसका विपक्ष कई बार दुहाई देता है, उन्हीं टीएन शेषन को 1993 में क्या गति किया गया? उनको 3 सदस्यीय बना दिया गया, क्योंकि उनके फैसलों से आप आहत हो गए, आप परेशान हो गए। आखिरकार टीएन शेषन के पर कतरने का इतने बड़े पैमाने पर प्रयास क्यों किया गया? और उनको टीएन शेषन ने ज्वाइन नहीं करने दिया गया। और फिर बाद में उन्हीं की जो एक इम्पार्शियलिटी थी, उस पर सवालिया निशान लगाते हुए आज इंडी गठबंधन के जो सदस्य हैं शिवसेना, उन्होंने उनको अपना राज्यसभा सांसद बना दिया। क्या रह गया उनके जीवन की पूरी ताकत का, कमाई का, इंटीग्रिटी का, इम्पार्शियलिटी का? और एमएस गिल भूल गए कांग्रेस के लोग, उनको उन्होंने राज्यसभा में भेज दिया चुनाव आयुक्त के पद के रिटायर होने के बाद। ये इम्पार्शियलिटी सारी केवल आपको एनडीए में ही दिखती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इम्पार्शियलिटी ऐसे संवैधानिक संस्थाओं में होना चाहिए, लेकिन एक चश्मे से, एक तरफा ढंग से चीजों को नहीं देखना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, एक चीज राहुल गांधी जी लगातार ये कह रहे हैं और उनके समर्थन में लोग कह रहे हैं कि उन्होंने संसद की सदस्यता की शपथ ली है। भाई, इसके अलावा एफिडेविट की क्या जरूरत है? भाई, आपको याद रहना चाहिए कि इसी संसद की सदस्यता की शपथ लेकर के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने जेएमएम के तत्कालीन चीफ शिबू सोरेन और तमाम सांसदों से संसद के परिसर में 2-2 करोड़ रुपए बांट करके वोट खरीदे थे। और जब चीजें बियॉन्ड डाउट, रीजनेबल डाउट साबित हो गया, तो उसको वकीलों ने उलझाकर सुप्रीम कोर्ट में रास्ता निकाला प्रधानमंत्री और सबको बचाने का, कि चूंकि ये संसद के परिसर में हुआ है, इसलिए इस पर कार्रवाई नहीं हो सकती। अब आप देखिए राकेश जी, इसका एक जनरलाइजेशन, आप संसद की शपथ लेकर के ये एफिडेविट बाहर पब्लिक में नहीं कर सकते। संसद में कही बात, संसद की ली गई शपथ से संसद के अंदर की गई बात को आप कहीं चैलेंज नहीं कर सकते। इवन चुनाव आयोग भी कार्रवाई नहीं कर सकता है। अगर आप पब्लिक डोमेन में कोई चीज लेके आ रहे हैं तो आपको एफिडेविट देना चाहिए और देना पड़ेगा। एक अंतिम बात जो हमारे टीएमसी के लीडर कह रहे थे, देखिए एहतशाम भाई को याद होगा कि कह रहे थे, अरे भाई वो सांसद है, कोई चोर है, डाकू है, उनको पुलिस पकड़ ले रही है। अरे भाई, आप संदेश खली भूल गए। अभी मालदा में सुकांतो मजूमदार गए, उनको आप भूल गए। उनको पकड़ लिया गया, वहां जाने नहीं दिया जा रहा, लोगों से उनके दर्द नहीं पूछने दिया जा रहा है। वो लोग सांसद नहीं थे क्या डेलीगेशन में? तो ये अपने समय जब आती है बातें तो उनका सांसद का, संसद की सदस्यता आप भूल जाते हैं। और जब आपके लोगों को, जो दिल्ली पुलिस करी कि उनसे परमिशन भी नहीं लिया गया था, जब डिटेन किया जाता है तो आप आरोप लगाते हैं एक तरफा, ये उचित नहीं है। मैं सिर्फ एक बात खत्म करना चाहता हूँ। अब आयोग को आगे आकर कर बिना, अगर देखिए राहुल जी ने उसको पॉलिटिकल इशू बनाया, क्योंकि उनका पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं। जो टीएमसी, जो आप उनके साथ नहीं थे, उनको भी आपने खड़ा कर दिया ऐसा काम करके। उनको आगे आकर इस बात पे साफ से जांच करके चीजों को साफ करना चाहिए। अदरवाइज जैसे पिगासस का मामला था, ईवीएम का मामला था, रफाल का मामला था, सारे दावे कर करके कांग्रेस के राहुल गांधी जी पीछे हट गए, माफी मांगे। वैसे ही इस मुद्दे पर भी अगर आपके पास तथ्य हैं तो एक्सपोज करिए, पब्लिक जान जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है। आरपी श्रीवास्तव जी, सबसे बड़ी बात है वोट चोरी की जो बात हो रही है, इलेक्शन कमीशन पर जिस तरीके से बड़े आरोप हैं, ये आने वाले समय के लिए कितने घातक है और इसका एक समाधान आप क्या देखते हैं पूरे सिनेरियो में अब तक? देखिए राकेश जी, समाधान जहाँ तक करना है चुनाव आयोग को ही करना। रही बात जहाँ तक राहुल गांधी का जो उन्होंने आरोप लगाया है, तो उसका जवाब तो चुनाव आयोग को ही देना चाहिए। जहाँ तक एफिडेविट का सवाल है, बिल्कुल संस्था, संवैधानिक संस्था, निष्पक्ष संस्था है, और हमें लगता है कि भारतीय लोकतंत्र में जितनी क्रेडिबिलिटी पूरी दुनिया में हमारे चुनाव आयोग की है, शायद ही किसी देश की हो जहाँ निष्पक्ष और जो है पारदर्शी चुनाव होता है। लेकिन यहाँ पर इस बात को इस बार जिस तरह से राहुल गांधी ने इसको रखा है, तो उसका जवाब तो चुनाव आयोग को देना पड़ेगा, देना चाहिए। पड़ेगा क्या, हो तो जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बोला कि वो देने के लिए जवाबदेह नहीं है, तो सवाल ये है कि ऐसा कोई इस देश में कोई जवाबदेही नहीं ले, कोई चाहे जो भी संस्था हो। ये तो लोकतंत्र के लिए और यहाँ मतदाताओं के लिए थोड़ा सा संदेह होता है। एक दूसरी बात मैं और कहूँगा कि अगर ये मामला बढ़ता गया तो परिस्थितियाँ क्या होंगी। देखिए, यहाँ पर लड़ाई जो है विपक्ष बनाम सत्ता पक्ष के बीच में नहीं है, यहाँ विपक्ष बनाम चुनाव आयोग। और जब चुनाव आयोग जिस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत अगर
चुनाव होता है, अगर उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठता है तो फिर सवाल एक बनता है कि वो सबसे पहले चुनाव अपनी विश्वसनीयता करे। सवाल आज का जो है, जहाँ तक रैली का, हो सकता है कि मैं आपको भी बता रहा हूँ कि इनके सांसद गए, गिरफ्तार हुए, नहीं मिलने दिया गया, जितने लोग गए उनसे मिल लेते तो भी कुछ होता, लेकिन लगता है नहीं है कि ये विपक्ष जो है यहीं तक रुकने वाला है। ये लड़ाई कुछ और हो सकती है, ज़मीनी स्तर पर हो या जो पूरे देश भर में विपक्ष इस पर आंदोलन करे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन हमें लगता है कि जिस तरह का आज माहौल था वो ज़रूर कहीं न कहीं विपक्ष इसको लेकर के आगे बढ़ेगा। तो ये इतना आगे बढ़े, इसके पहले चुनाव आयोग को सचेत हो जाना चाहिए। और हमारी संवैधानिक संस्था पर अगर सवाल इस तरह से आएगा तो दुनिया में हमारी स्थिति क्या होगी। सवाल है कि जिसकी विश्वसनीयता का पूरी दुनिया लोहा मानती है। आज भी हमारा लोकतंत्र सबसे ज़्यादा मजबूत है दुनिया में, और जहाँ तक भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था का सवाल है, अगर वहाँ ऐसा कोई सवाल विपक्ष, वो भी संख्या कम नहीं है इस बार, पिछले बार जैसा नहीं है, विपक्ष लगभग आसपास है सत्ता पक्ष के, तो मुझे कहना होगा कि जो सांसद चुन के आए कहीं न कहीं जनता का प्रतिनिधित्व करके आए। मुझे इस बात का डर है कि कहीं जनता तक ये बात न चली जाए, क्योंकि वोट जो होता है व्यक्ति की अपनी आस्था की बात है, वो सरकार चुनने का वोट है, और अगर उस पर सवाल खड़ा हो जाएगा तो हो सकता है जनता भी चुनाव आयोग पर विश्वास करे। अभी तक तो पॉलिटिकल पार्टी कर रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग पूरी जिम्मेदारी आज की डेट में है कि वो किस तरह से इस मामले को हैंडल करता है। न कि ये कि आप एफिडेविट दे दीजिए, न कि ये कि लोगों की गिरफ्तारी करवा दीजिए, ना ही ये कि कहीं भी किसी भी स्तर पर जो है आप नकार दीजिए, सुप्रीम कोर्ट तक को मना कर दीजिए, तो इससे आपकी विश्वसनीयता नहीं बनेगी। ये तो समझना होगा। और हमें लगता है कि ये लड़ाई सत्ता पक्ष और विपक्ष नहीं रही, अब चुनाव आयोग वर्सेस विपक्ष हो गया। और ये बात अगर जो है लोगों तक पहुंचती है, इतने बड़े जहाँ मतदाता हों, 144-40 करोड़ का देश है, और उसके बाद भी जिसमें मतदाता मेरे ख्याल में 100 करोड़ होंगे, अगर ये बात उन तक पहुंच जाती है कि वाकई चुनाव आयोग में कुछ घपला है या कुछ ये है, तो दाल काली या दाल में कुछ काला नहीं या पूरी दाल काली हो, ऐसा असमंजस नहीं होना चाहिए देश के सामने। देश को पूरा असमंजस से दूर करने की ज़रूरत है। और हमें लगता है कि आज की जो घटना है इसको आगे न बढ़ाते हुए सरकार जो है चुनाव आयोग इसको चाहेगा तो यहीं पर समाप्त कर देगा। चाहे जो उन्होंने प्रमाण दिया तो उस प्रमाण की कार्ड भी होगी उनके पास, और यदि नहीं है तो बहुत सारी प्रक्रिया बातचीत करके कहीं भी गलतियां हो सकती हैं। इतना बड़ा देश है, वोटर लिस्ट में कहीं गलतियां हो सकती हैं। हमने भी देखा, आपने भी देखा होगा, यहाँ हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं उन्होंने भी देखा होगा कि कई वोटरों के 2-2 जगह पर नाम है, किसी वजह से नहीं कटे, BLO की वजह से नहीं कटे, क्योंकि ये तंत्र है। चुनाव आयोग तो वो संस्था है जहाँ पर लोग बैठे हुए, तो चुनाव आयोग तो ही दोषी नहीं है, नीचे का तंत्र भी है। अगर कहीं कोई त्रुटि हो तो उसका सुधार किया जा सकता है। और हमें लगता रहा कि इस मामले में सबसे आगे आकर के चुनाव आयोग को इस चीज़ को समाधान ढूंढना चाहिए। अगर ये स्थिति नहीं हुई तो आप देखिए, अगर अविश्वास हो गया, जिस देश में चुनाव आयोग पर ही लोग अविश्वास हो जाता है, तो फिर लोकतंत्र की दुहाई देने वाले लोग क्या कहेंगे, या जनता के बीच में जो लोग हैं वो क्या कहेंगे। तो हमें समझ में आता है कि आज जो भी घटनाक्रम हुआ संसद के बाद, और जो सड़क पर जो प्रदर्शन हुआ, बिल्कुल प्रदर्शन भी उतना वाजिब नहीं है। लेकिन एक बात और भी है, जैसे चुनाव आयोग ने 30 लोगों को मांगा तो उनको दे देना चाहिए था, वह अपने 30 लोगों को नॉमिनेट करना चाहिए था कि जाके मिल लें। लेकिन जब विपक्ष इस तरह से जिद पड़ा हुआ है तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग के पास बहुत सारे संसाधन है, बहुत सारी व्यवस्था है, जिसको जाकर के वो क्लियर करे, जनता के सामने अपना पक्ष रखे। हाँ, अमित जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। जी राखी जी, बहुत सारे सवाल विपक्ष के यहाँ पे प्रवक्ताओं ने किए हैं, मैं उसका जवाब देना चाह रहा था। जैसे कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो एक फोटो दिखा रहे थे। देखिए, इंदुकांत जी ने दो चुनाव आयुक्तों के बारे में जिक्र किया, मैं उससे पहले के 3 चुनाव आयुक्तों के बारे में जिक्र कर देता हूं। 1998 से 66 तक KVK सुदर्शन मुख्य चुनाव आयोग रहे। कांग्रेस के साल इंदिरा गांधी की सरकार में उन्हें लॉ कमीशन का चेयरमैन बनाया गया। दूसरी बात, 1982 से 85 तक RK त्रिवेदी मुख्य चुनाव आयुक्त रहे। कांग्रेस की सरकार राजीव गांधी की सरकार थी, गुजरात के राज्यपाल बनाए गए। 90 में BS रामादेवी मुख्य चुनाव आयुक्त थी, कांग्रेस की कोalition की गवर्नमेंट थी। 1997 में हिमाचल के राज्यपाल बनाए गए। तो किस तरीके से तो जब जनता का विश्वास हमारे इस लोकतंत्र पे तब नहीं डिगा तो आज तो किसी भी कीमत पे नहीं डिग सकता, इसका विश्वास मैं आपको दिला सकता हूं। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि 20x10 के कमरे में 80 वोटर्स जोड़े गए। मैं आपको बताना चाहता हूं राखी जी
राहुल जी ने ये आरोप लगाया, जब इसकी पड़ताल हुई तो जिसका वो मकान है वो व्यक्ति कांग्रेस का नेता पाया गया, और जब ये चीजें सामने आ गई तो इस पर राहुल गांधी भाग खड़े हुए, कोई जवाब देने को नहीं है। तीसरी बात जो कहा गया मुंबई और हरियाणा के बारे में क्यों नहीं बात होती है, तो इसको लेकर तो ये कोर्ट गए थे, हर मुंबई को लेकर और हरियाणा को लेकर तो ये लोग कोर्ट पहुंचे थे। और आपको मैं बताना चाहता हूं कोर्ट की टिप्पणी, हाईकोर्ट ने, मुंबई हाईकोर्ट ने जब ये चुनाव को, महाराष्ट्र चुनाव को रद्द करने को लेकर हाईकोर्ट गए, तो मुंबई हाईकोर्ट ने ये अपने ऑर्डर में कहा कि जितनी भी बातें कोर्ट में कही गई हैं महाराष्ट्र इलेक्शन को लेकर, कोई भी सभी बातें निराधार हैं, किसी का भी के पीछे तथ्य नहीं है, तो वहीं पर इनको मुंह खानी पड़ी। तीसरी बात मैं आपको बता देता हूं कि जो अभी टीएमसी के प्रवक्ता कह रहे थे कि पीटा जा रहा है उनके नेताओं को, वो संवैधानिक नेता हैं, वहां पे संविधान की शपथ लेकर गए हैं और नेताओं को पकड़ा जा रहा है, पीटा जा रहा है। नवान्नो चलो अभियान चल रहा है बंगाल में, क्या दशा हो रही है वहां पे लीडर ऑफ अपोजिशन की, आप पूछ लीजिए इनसे, ये यही बैठे हैं बता देंगे। शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर टीएमसी के गुंडों ने अभी परसों ही हमला किया है और उनका कांच तोड़ दिया है गाड़ी का। तो बंगाल में क्या स्थिति है लोकतंत्र की, ये अगर पूछने जाएंगे तो इनको इनकी आदत नहीं, मतलब आवाज नहीं, क्योंकि समय हो गया है। अब 2-3 मेहमान जल्दी से कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज 1 सेकंड रुकिएगा। सिद्धार्थ जी बोलिए, जल्दी से बोलिए सर, क्योंकि समय हो गया है। देखिए, एक वोटर के 3 जगह एक असेंबली में वोट मिल रहा है। अरे आप इस पे जवाब दीजिए ना, 20/10 आप ही ने बोला, 20/10 में 80 वोटर हैं, वो आप ही का नेता पाया गया, उस पे जवाब दीजिए। आप अपना फैक्ट चेक, अरे उस पे जवाब दीजिए ना, अपना फैक्ट चेक कर लीजिए। जो यूपी में मैंने फैक्ट चेक करके बैठा हूँ, अगर नहीं फैक्ट चेक आपको लगता है तो आप मेरे पे एफआईआर कर दीजिए, मैं फैक्ट चेक करके बैठा हूँ। कर्नाटक का ही है, मैं कर्नाटक में ही बैठा हूँ, बेंगलुरु में ही बैठा हूँ। आप दिखा दीजिए, आपके पास डेटा होगा, सबूत होगा, फोन में होगा, कहीं तो होगा, दिखा दीजिए। झूठ बोलने का काम राहुल गांधी और उनके प्रवक्ता करते हैं। राखी जी आपके चैनल पे दर्शक देख रहे होंगे, आपके पास, आप बैंगलोर में बोलने का काम, इनके पास फैक्ट है ही नहीं, सत्य नहीं है, निराधार है, इनके नीचे से जमीन खिसक चुकी है जिसका उनको पता ही नहीं है, इनके नीचे से जमीन खिसक चुकी है जिनका इनको पता ही नहीं है। सर आप लोग लड़ते रहिए, आप लोग देश की या लोकतंत्र के बारे में नहीं सोच रहे हैं, आप लोगों को सिर्फ अपना इलेक्शन, अपनी चीजें दिखती है। चर्चा करने का मकसद सिर्फ इतना था कि ये हमारे देश के लिए, लोकतंत्र की प्रक्रिया के लिए अच्छा नहीं है, इलेक्शन की प्रक्रिया के लिए अच्छा नहीं है, उस पर कोई नहीं आता। हाँ बोलिए दिशाम जी, समय हो गया, बोलिए जल्दी से बोलिए। वोटर को भी धमका रहे हैं। कुछ नहीं होगा, फैक्ट रखिए, फैक्ट पे बात कीजिए। देखिए, जो आज की जो आज की परिस्थिति थी, 140 करोड़ देश ने देखा तांडव, जो दिल्ली के पुलिस और प्लस जो यहाँ नवान्नो अभियान पे शुभेंदु अधिकारी के काफिले पे नेता प्रतिपक्ष है, नेता प्रतिपक्ष है, शुभेंदु अधिकारी के काफिले पे आपने क्या किया? समर्थक है अमित जी, दिखा दीजिए, दिखा दीजिए, अमित जी आप बैंगलोर में बैठे, दिखा दीजिए, आपकी बारी आएगी, आप बोलिएगा, मेरी बारी आएगी, अभी 2 मिनट है डिबेट खत्म होने में। बैंगलोर में बैठे हैं ना, राखी जी लोकतंत्र को अगर बचाना है तो आप देख रहे हैं, जो फैक्ट आपने बताया वही दिखा दिया गया है। फैक्ट देखना है ना, फैक्ट देखना है। सुनिए, क्योंकि समय हो गया, मैं बस एक बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि समय हो गया, मैं एक बात कहना चाहती हूँ सर, यदि ये पूरी तरीके से पूरा जो प्रोसेस ठप हो गया, जिस तरीके से आप लोग आरोप लगा रहे हैं, या जो मामला आया इलेक्शन कमीशन का, यदि ये पूरी प्रोसेस ही होल्ड हो गई ना, तो ना तो कोई नेता होगा, ना कोई प्रतिनिधित्व होगा, ना कोई सरकार होगी, हम लोग कहां जाएंगे, सब लोग कहां जाएंगे? तो जिस पे सवाल है, जहां से प्रोसेस शुरू हो रही है उसका समाधान निकालने की बात है, लोकतंत्र की बात है, नहीं तो सब लोग बैठ जाएंगे, कुछ नहीं होगा, इलेक्शन ही नहीं हो पाएगा, तो कहां से आगे चीजें बढ़ेंगी? आप सोचिए ना,
ये एक सबसे गंभीर सवाल है। तो इसका समाधान सोल्यूशन ठीक है, इलेक्शन कमीशन को निकालना है, लेकिन बाकी लोग भी इस चीज पर विचार करिए कि आप क्या मांग रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कैसा प्रिटेंड कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। खैर समय हो गया, अब नहीं अमित जी अभी नहीं आ पाऊंगी, समय बहुत हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए एक बात है, वोट चोरी की कहानी राहुल गांधी की जुबानी, बिल्कुल वो सारी चीजों को लेकर आए हैं, लेकिन ना तो इलेक्शन कमीशन चीजों को समझ रहा है, सुप्रीम कोर्ट से भी कह दिया गया कि हम बाध्य नहीं आपको चीजें बताने के लिए। यहां जो पूरा विपक्ष है वो एक मत होकर वो तमाम चीजों को लेकर खड़ा है, सबूतों के साथ है। अब इसके बीच में सच्चा कौन है, झूठा कौन है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जो पूरी कार्यप्रणाली है, जो प्रोसेस है, जहां से इलेक्शन होगा, जहां से चीजें बढ़ेंगी, आप वोट देंगे तब तो आगे सरकार होगी, जनप्रतिनिधि होंगे, यही होल्ड हो जाएगा, तो आप कैसे इस लोकतंत्र को चलाएंगे? इस पर कोई अभी गंभीर विचार नहीं कर रहा, लेकिन इलेक्शन कमीशन को ही इस पर आकर कोई ना कोई एक समाधान निकालना पड़ेगा, नहीं तो विपक्ष है वो मानेगा नहीं और ये लड़ाई ऐसे ही चलती रहेगा, जिसका आने वाले समय में जो परिणाम है वो अच्छा नहीं दिखता। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।